हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जो 18 फरवरी का जो फाइनल परीक्षा होगा उसमें 100% आएगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। इसे आपको याद रखना है। यदि विद्युत बल्ब के अंदर हवा भर दिया जाए और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर टूट जाता है। जब हम विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस नहीं भरेंगे, उसके बदले में अगर हम हवा भर दें और उससे विद्युत धारा प्रवाहित करें तो जो टंगस्टन होगा ये हवा के ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये क्या होगा, टूट जाएगा। यदि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाए तो यह टंगस्टन को न्यूनतम हानि पहुंचाता है। अगर हम विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरेंगे तो ये टंगस्टन को न्यूनतम यानी ना के बराबर हानि पहुंचाता है। इसीलिए विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और काफी महत्वपूर्ण हम आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि कूलम्ब का नियम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कूलम्ब का नियम क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। दो आवेशित वस्तुओं के बीच का विद्युत बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं, तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच का विद्युत बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम्ब का नियम कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसका PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखना है। और ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा निकट दृष्टि दोष और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा दूर दृष्टि दोष, और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। इस दोष में मनुष्य निकट की वस्तु को देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें मनुष्य निकट की वस्तु को देख सकता है और दूर की वस्तु को देख नहीं सकता है। और इसमें देख लीजिए, इस दोष में मनुष्य दूर की वस्तु देख सकता है, निकट की नहीं देख सकता। जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें मनुष्य दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें मनुष्य निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब यहाँ पे दूसरा अंतर देख लीजिए। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है किसी वस्तु का तो ये रेटिना के आगे बनता है। और इसमें देख लीजिए, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना के पीछे बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना
बिना के आगे बनता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब यहाँ पे तीसरा अंतर देख लीजिए, इसमें आंख की गोलाई बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो आंख की गोलाई होती है वो बढ़ जाती है, और इसमें देख लीजिए इसमें आंख की गोलाई कम हो जाती है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि आंख की गोलाई कम हो जाती है, जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आंख की गोलाई बढ़ जाती है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। अब यहाँ पे चौथा अंतर देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें देख लीजिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में अंतर काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, जिसके कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है, और यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण से जब ये प्रकाश की किरणें टकराता है तो ये क्या करता है कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक कर देता है, और जो नीला रंग होता है ये वायुमंडल में चारों बगल फैल जाता है, और यही कारण है कि जो हमारा आकाश है ये नीला प्रतीत होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, जिसके कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है, और यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि चालक पदार्थ क्या है। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। और चालक पदार्थ का यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो गया यहाँ पे एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा आदि। और यहाँ पे देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए सभी धातुएं विद्युत के चालक होती हैं, जो सभी धातुएं होती हैं ये विद्युत के चालक होती हैं, इसे आपको याद रखना है। अब आगे यहाँ पे अचालक पदार्थ समझ लीजिए। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। तो अचालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, मिट्टी, चमड़ा, प्लास्टिक आदि ये वैसे अचालक पदार्थ हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सभी अधातु होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो जैसे जिस पदार्थ से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। और अचालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी
सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जैसे ही क्लास आपका खत्म हो जा रहा है, आप लोग जाइए हमारे वेबसाइट पे और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।